प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैं टॉपिक पर आने से पहले एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। छोटा सा एक बहुत ही छोटा सा बच्चा अपने विद्यालय पहुंचा। विद्यालय पहुंचने में उसको देर हो गई तो शिक्षक ने पूछा, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? बच्चे ने कहा अध्यापक से कि आप तो देख रहे हैं वर्षा हो रही है, रास्ता कीचड़ से बड़ा भरा हुआ है, सतह जो है काफी स्लिपरी हो गई है। बच्चे ने कहा कि मैं जब एक कदम आगे चलता था तो 2 कदम पीछे खिसक जाता था। टीचर भी था बहुत होशियार, गणितज्ञ। उसने कहा तब ये बताओ तुम स्कूल कैसे पहुंचे? बच्चा भी बहुत होशियार था। उसने कहा कि जब मैंने ये देखा कि जब एक कदम आगे चलता हूं और 2 कदम पीछे खिसक जाता हूं तो मैंने घर की तरफ चलना शुरू किया और इस तरह मैं स्कूल पहुंच गया। बच्चों, ये बात इसलिए बताई कि ऐसा नहीं हो जीवन में। अगर सफलता पानी है तो हमें सतत प्रयास करना चाहिए। कोई बहानेबाजी, कोई योग, कोई होशियारी काम नहीं करती है। ठीक बच्चों, आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। बच्चों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। पूरा चैप्टर है आपकी 11th में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री में। बेसिक कंसेप्ट के बाद यही चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तुम लोग एटम के बारे में लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ये भी जानते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है। तुमसे कोई पूछे बच्चों कि क्या एटम को अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते हैं। समझ गए ना? उसके लिए इलेक्ट्रॉन बीम का प्रयोग करने वाले माइक्रोस्कोप से हम लोग क्या हो सकते हैं, उसकी 3 डायमेंशनल छवि ली जा सकती है, उसको देखते हैं। मुख्य बात है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों। एक शब्द में कहूं कि मैं ही क्या, जो लोग पढ़े हैं जानते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज नॉट सिंपल, इट इज कॉम्प्लेक्स। जटिल है स्ट्रक्चर। देखिए, इतना छोटा सा पार्टिकल एटम, कल्पना कीजिए, और उसकी संरचना सरल नहीं है। समझ गए ना? काफी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। एटम के बारे में काफी जानते हैं। आइए 2-4 मुख्य बातों की चर्चा कर लें। एटम, एटम क्या बच्चों? ये ग्रीक वर्ड जो है, ग्रीक वर्ड एटमॉस, ये शब्द भी शायद जानते होंगे। एटमॉस या एटोमियम से बना है एटम। ये इसका अर्थ क्या होता है? मीन्स अनकटेबल या इनडिविजिबल, अविभाज्य। ये किसने कहा था बच्चों? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन की डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़े होंगे, डाल्टन एटॉमिक थियरी। एटम को साफ विभाजित नहीं किया जा सकता। कब बताया था? 1808 में। समझ गए बच्चों? लेकिन 90
आधी 19th सेंचुरी के बाद और 20th सेंचुरी के प्रारंभ में जो इमिनेंट साइंटिस्ट थे, जैसे जी थॉमसन आपके हो गए, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, नील्स बोर, इनके एक्सपेरिमेंट में, इनकी रिसर्च ने बतलाया कि साहब नहीं, एटम इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि क्या है, डिविजिबल है। यह और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल करके बना हुआ है। समझ गए ना? उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं हम लोग? एटम के अंदर जो पार्टिकल्स है उनको क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये सब बातें जानते हो इतनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। समझ गए ना? इसमें मेन 3 कौन पार्टिकल हैं ये भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एट प्रेजेंट इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? फंडामेंटल पार्टिकल्स। जानते हैं ये बताने की जरूरत नहीं। फंडामेंटल पार्टिकल्स। एट प्रेजेंट ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल्स बच्चों एटम में कितने खोजे जा चुके हैं? 35 to 37। समझ गए? और इसके अलावा 200 से भी अधिक, मोर देन 200 पार्टिकल्स क्या है, वो भी एटम में पाए गए हैं। लेकिन ये क्या होते हैं? मिक्स्ड होते हैं। समझ गया ना? ये अनस्टेबल होते हैं। समझ गए ना? और डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। नैनो सेकंड से भी कम समय में ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो एक बातें बताने का उद्देश्य क्या है कि द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज नॉट सिंपल बट कॉम्प्लिकेटेड, बट कॉम्प्लेक्स। समझ गए? तब साइंटिस्टों के सामने क्या प्रश्न उठा? सबसे पहले तो मेन प्रश्न यही था कि हम कैसे एटम की स्टेबिलिटी किया, जब इसके अंदर इतने छोटे से एटम के अंदर इतने सारे पार्टिकल्स हैं, देन हाउ डू वी अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम? एटम के स्थायित्व की व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं? एटम तो स्टेबल है, नो डाउट, एटम इज स्टेबल है। स्टेबल नहीं होता तो हर चीज एटम से मिलकर बनी होती है, पूरी सृष्टि ही नहीं होती है, कुछ भी नहीं रहता। एटम स्टेबल है। हैविंग so many very small particles within it, how can the stability of atom be explained? पहला प्रश्न ये था वैज्ञानिकों के सामने। समझ गए? दूसरी बात क्या थी? क्यों अलग अलग एलिमेंट के एटम का नेचर क्या होता है, या अलग अलग एलिमेंट की फिजिकल और क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। क्यों
वेरियस एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और एटम का पढ़ोगे, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, लाइन स्पेक्ट्रम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एटम उत्सर्जित करते हैं, इमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उसके कारण ये क्यों होता है? ये जो 4 प्रश्न थे बच्चों, ये थे, ये साइंटिस्टों के सामने काफी इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना? इन्हीं का उत्तर पाने के लिए साइंटिस्ट जानते हो हमेशा अपने मिशन में लगा रहता है। ऐसी नहीं है कि चादर ढक के सो जाता है साहब। ये पूरी दुनिया जो आज दिखाई देती है, जो विकास देखते हो, उंगली पर गिनने वाले कुछ लोगों के कारण है। समझ गए ना? चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो या धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, बहुत उंगली पर गिने जा सकते हैं। नहीं, कुछ के नाम है आइंस्टीन, तमाम इस तरह से। अच्छा, एक बात बताऊं, एटम के बारे में भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद का भी नाम, महर्षि कणाद, इन्होंने भी न केवल एटम के बारे में बताया, और किससे? पश्चिमी वैज्ञानिकों से लगभग 2500 वर्ष पूर्व उन्होंने भी एटम के बारे में बताया था। और उन्होंने भी अपनी एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत दिया था। उन्होंने परमाणु को क्या कहा था? एटम को अविभाजित ठीक ना, सबसे छोटा अविभाजित और अविनाशी कहा था महर्षि कणाद ने। को मैं मिस कर रहा था, क्यों जरूरी था? यही हमारी श्रद्धांजलि है बच्चों, हम पढ़ने वालों को और पढ़ाने वालों की भी, कि जो भी है जिनके कारण आज विज्ञान का या जगत का ये रूप जो दिखाई देता है, कम से कम उनको उस समय तो याद कर लें जब हम किसी टॉपिक की चर्चा करते हैं, जब एटम की चर्चा करते हैं। इन चारों प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए बच्चों, समझ गए ना? और इसमें से ये कैसे खोजे गए सब एटॉमिक पार्टिकल्स? सबसे पहला कौन सब एटॉमिक पार्टिकल खोजा गया? इलेक्ट्रॉन। किसने खोजा था? जे थॉमसन ने। समझ में आया बच्चों? इसके बाद प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने खोजा, न्यूट्रॉन को चैडविक ने खोजा। समझ गया ना? तो इसके बाद हम लोग बच्चे, ये कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। इलस्ट्रेटेड काफी इंटरेस्टिंग घटना है, और यही घटना आधार बनी, यही घटना आधार बनी है। तो आज बच्चों हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रॉन की। प्रश्न क्या थे वैज्ञानिकों के सामने बच्चों? हाउ कैन वी अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम? व्हाई डू different elements have different physical and chemical properties? Why do various atoms combine to form molecules? And why do atoms emit or absorb electromagnetic radiation? ये 4 प्रश्न थे, इनका उत्तर पाने के लिए, समझ गए ना? तो इसमें सबसे पहले बच्चों आते हैं हम लोग नोट। ये कोई खास नोट करने लायक नहीं है, जो भी इसमें इंफॉर्मेशन नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, जैसा व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हो बच्चों, ये फिगर समझ गए होंगे, नहीं? हेडिंग और फिगर से समझ गए होंगे हम लोग किस चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अच्छा बताइए बच्चों, ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हमें इसको जानने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि परीक्षा में है, परीक्षा देनी है, हमें मार्क्स लाने हैं, पढ़कर नंबर, यही है ना?
चलिए, मैंने जो बताया था बच्चों 4 प्रश्न। आफ्टर दी discovery of subatomic particles within the atom, there were 4 imminent questions. There were 4 important questions before the eminent scientists, due to which we systematically study the discovery of fundamental particles, atomic models. समझ गए ना? Put forth from time to time by the scientists like Rutherford, Bohr atomic model. समझ गए ना? जे थॉमसन ने इसके बाद क्या किया? रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल, उसके बाद बोर्स ने। ये सबको किस लिए जरूरी है? यही जो 4 इमिनेंट क्वेश्चन है बच्चों, जिसको मैंने डिस्कस किया है, मैं यहां बोर्ड पर भी लिख देता हूं, अगर चाहिए तो नोट कर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या था? to explain the stability of atoms. दूसरा, to explain the difference in behavior of different elements, क्यों एक एलिमेंट दूसरे, both in physical and chemical property, and chemical property. तीसरा है, why do atoms combine to form molecule? और फोर्थ है, व्हाट इज दी nature and origin of electromagnetic radiation. Absorbed are emitted by atoms. बच्चों, इन्हीं 4 मुख्यतः 4 प्रश्न हैं। इन्हीं का उत्तर पाने के लिए we need to study systematically the discovery of fundamental particles, जिसमें इलेक्ट्रॉन was the first fundamental subatomic particles that was discovered first. समझ गए ना? ये बता चुका हूं बच्चों में। यही 4 प्रश्न थे। समझ में आया? नोट करना है तो कर लीजिए इसको बच्चों। इसके बाद आते हैं हम लोग इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो फिगर बनी हुई है, जिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप की ये फिगर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। बच्चों, ये पहले ये समझ लीजिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये जो ट्यूब देख रहे हैं बच्चों, समझ गए ना? इसको क्रूक्स ट्यूब भी कहते हैं और डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। क्रूक्स ट्यूब इसलिए कहते हैं कि इसको डिस्कवर किया था किसने? विलियम क्रूक्स ने।
in 1879. It is about 60 centimeter glass tube fitted with 2 electrodes, metal plates, and sealed at both ends. ठीक, it is fitted with a side tube, देख रहे हैं ना, side tube with a stop cock and connected to a vacuum pump, इसलिए to lower the pressure inside the gas taken in discharge tube. समझ गए इतना? और विलियम क्रूक्स ने देखा when the pressure inside the gas is reduced to 0.01 mm, ये मतलब समझते हैं बच्चों? 0.01 mm जानते हो ना? प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मेजर किया जाता है? बैरोमीटर से। और जब 67 सेंटीमीटर, बैरोमीटर में क्या होता है? मरकरी होता है, और मरकरी कॉलम की जब कितनी होती है? हाइट 76 सेंटीमीटर होती है, इसका मतलब उसको क्या कहते हैं? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ये कितना हो जाएगा मिलीमीटर में? जानते हैं? ये तो बताने की चीज नहीं है। अब सोचिए कितना कम प्रेशर। क्या देखा विलियम क्रूक्स ने? when the pressure inside the gas, when the pressure of the gas taken inside the discharge tube is reduced to 0.01 mm and high voltage is applied across the ends of the 2 electrodes, this discharge tube was filled with a faint greenish light. Faint greenish light. यही है बच्चों एक्सपेरिमेंटल सेटअप। बहुत आसान एक्सपेरिमेंट था, देखने में लगता है, लेकिन विलियम क्रूक्स ने जब, क्योंकि इस ट्यूब का निर्माण किया था किसने? विलियम क्रूक्स ने, इसलिए इसको क्रूक्स ट्यूब भी कहते हैं। समझ में आया? 1879 में इन्होंने ये प्रयोग किया था। और इलेक्ट्रॉन की खोज में, इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने नहीं की थी बच्चों, समझ जाइए। इन्होंने क्रूक्स ट्यूब को डिस्कवर किया था, और कैथोड रेज को क्या किया था? डिस्कवर किया था। ये जो रेज निकलती कैथोड से, क्रूक्स, ये सोचा गया बच्चों कि ये ग्रीनिश ग्लो कैसे हो गया। समझ गया ना? क्यों ग्रीनिश लाइट से भर गया? क्यों मिनिमम प्रेशर और हाई वोल्टेज अप्लाई करने पर यह घटना हुई? क्यों हाई प्रेशर पर नहीं हुई? क्यों कम वोल्टेज पर नहीं हुई? इन सारे प्रश्नों का उत्तर बच्चों हम लोग खोजेंगे। समझ गए ना? एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ गए? फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। ये क्या होता है? एक शीशे की 60 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, जिसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। ये दोनों एंड पर सील्ड होती है। इस नली के साथ एक साइड में नली लगी होती है। तो क्या होता है? स्टॉप कॉक ये लगा होता है, स्टॉप कॉक। इससे क्या होता है? नली, और इससे क्या जुड़ा होता है? एक वैक्यूम पंप जुड़ा होता है। नली के अंदर जो गैस ली जाती है उसको क्या करते हैं? उसका प्रेशर घटाने के लिए। यहां पर हाई वोल्टेज, ये बच्चों इसे कंफ्यूज मत होइए कि सेल या बैटरी जोड़ा गया, इस तरह की फिगर देख करके ये कंफ्यूजन में मत। 10,000 वोल्ट का विभवांतर कैसे पाया जाता है? ये तो समझ गए प्रेशर कैसे घटाना है, इसको हो जाएगा वैक्यूम पंप से। ये 10,000 वोल्ट का कैसे होता है? इन बाय यूजिंग इंडक्शन कॉइल, by using induction coil, या हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसफार्मर। इसके द्वारा यहां 10,000 वोल्ट का विभवांतर प्राप्त किया जाता है। टू कैरी आउट दिस एक्सपेरिमेंट। समझ गए बच्चों?
फिगर ये बना लीजिए। इसके बाद हम लोग एक एक प्रश्न को डिस्कस करेंगे। क्यों, मेन चीज यही है, क्यों इतना प्रेशर रिड्यूस करने पर और हाई वोल्टेज अप्लाई करने पर ही क्यों कैथोड रेज यहां से निकली। समझ गए ना, ग्रीनिश लाइट से ग्लो होने का मतलब है क्लियरली दिस इज ड्यू टू द बम्पार्टमेंट ऑफ द इनविजिबल रेज कमिंग फ्रॉम द कैथोड, क्योंकि कैथोड के सामने यहां एनोड जो शीशे की दीवार है, इससे जहां पर ग्रीनिश ग्लो उत्पन्न हुआ था। समझ गए ना, इससे एकदम क्लियरली निष्कर्ष निकाल लिया गया कि हो ना हो ये किसी अदृश्य रेडिएशन के कारण, कोई अदृश्य रे के कारण जो टकराई है यहां डिस्चार्ज ट्यूब के, ये शीशे की नली थी, शीशे की दीवार से टकराई है, जिसके कारण यहां ग्रीनिश ग्लो हो रही है। समझ गया बच्चों, इस फिगर को बना करके नोट कर लीजिए। इसके बाद एक डिस्कस करते हैं, इस दो ही आंसर है यहां। क्यों कम, क्यों बहुत ही कम प्रेशर और हाई वोल्टेज पर ही घटना क्यों घटी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों जानने के लिए इसमें। समझ गए ना। और एक चीज बता दें बच्चों, ये जो ग्लास ट्यूब बनी थी हार्ड ग्लास की बनी हुई थी, हार्ड ग्लास। ऑर्डिनरी ग्लास को बच्चों जब 600 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं और उसको क्या करते हैं, क्विकली कूल किया जाता है, समझ गया ना, हवा के द्वारा, तो क्या होता है, हार्ड ग्लास बनता है। इसका फायदा ये है कि जब टूटता फूटता है तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं। समझ गया ना, कोई दुर्घटना इस टूटने के बाद, मतलब इंजरी से बचने के लिए, समझ गया ना। और इसका मतलब क्या है बच्चों, ये तो इनविजिबल रेज होती है, कैथोड रेज तो दिखाई नहीं देती है, ये ग्रीनिश प्रकाश तो दिखाई देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बच्चों पढ़िएगा, तो ये जो भी विजिबल लाइट है, जो पढ़े हैं विग और पढ़े हैं, समझ गया ना, पढ़े हैं ना 9th या 10th क्लास में विग और पढ़े हैं। और जो भी रेंज में होती है, सबकी हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है। इसका मतलब कि इस शीशे में क्या था, फ्लोरेस्केंट प्रॉपर्टी थी। फ्लोरेस्केंट बता देते हैं बच्चों, फ्लोरेस्केंट वो प्रॉपर्टी है जब कोई इनविजिबल हाई एनर्जेटिक इनविजिबल रे या रेडिएशन जब फ्लोरेस्केंट सब्सटेंस पर पड़ता है तो क्या होता है, उस जो पदार्थ के एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी में चले जाते हैं। ये अनस्टेबल स्टेट होती है, 10⁻⁻8 सेकंड रहते हैं। फिर हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल पर लौटते हैं तो क्या करते हैं, वो एनर्जी या रेडिएशन इमिट करते हैं हाई वेवलेंथ की, मतलब कम ऊर्जा की। जिसकी ऊर्जा कम होती है उसकी वेवलेंथ अधिक होगी, समझ गया ना। और जिसमें एनर्जी क्या होती है, अधिक होती है, उसकी वेवलेंथ कम होती है। ये जानते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होते हैं, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, ये याद रखिएगा। तो ये जो विजिबल रेंज में जो है रेडिएशन यहां से टकराने के बाद उत्पन्न करती है, इसके आधार पर ये निष्कर्ष निकला कि हो ना हो कैथोड से कोई इनविजिबल रे निकल रही है जो सामने शीशे के दीवार पर बम्बार्टमेंट के कारण यहां से फिर क्या हो गया, ग्रीनिश ग्लो दिखाई दे रहा है। आता हूं बच्चों मेन पॉइंट पर। 0 पॉइंट क्यों, लो प्रेशर। बच्चों जो लो प्रेशर करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस काफी बढ़ जाती है। जब हाई प्रेशर होगा तो गैस के मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, एकदम पास पास रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो यहां से उत्सर्जित होता है वो क्या होता है, क्योंकि वोल्टेज बहुत हाई है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, याद कीजिए E/V, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स हो गया। हाई वोल्टेज है तो हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है जो कैथोड से ओरिजिनेट होते हैं। तो जब पास पास होते हैं तो ये टकरा करके एनर्जी अपनी खो देते हैं। यहाँ क्या होता है, कैथोड से यहाँ एनोड पर पहुंचेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन, तो नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो नहीं होगी। ये बच्चों इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए विलियम क्रोक्स ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, बता देते हैं। He was carrying out experiment to study the passage of electricity through gases। गैसें क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने देती हैं, समझ गया ना।
उसको उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे और खोज हो गई इलेक्ट्रॉन की। समझ गए बच्चों? व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस द वॉल्यूम विद इन दी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस। 400 बार पड़े हो, पी प्रेशर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। मतलब प्रेशर जब क्या होगा, घटाइएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे। प्रेशर बढ़ाइएगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास होंगे। तो यही टकरा करके एनर्जी खो देते हैं। पर्याप्त डिस्टेंस मिलती है कवर करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, और उतने समय में क्या करते हैं, ये काफी काइनेटिक एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। समझ गए बच्चों? अब एक सवाल है कि इलेक्ट्रॉन गैस से निकलते हैं या कैथोड से निकलते हैं, कहां से निकलेंगे? तो इसका एक ही उत्तर है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जो निकले थे ये किसी भी मेटल, जानते हो मेटल के बने होते हैं एनोड कैथोड, तो किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन की इमिशन के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। एक होता है थर्मियोनिक इमिशन, और दूसरा होता है फील्ड इमिशन। जब किसी मेटल को गर्म किया जाता है तो मेटल से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। या जब कभी काफी अधिक स्ट्रेंथ का जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तब भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से उत्सर्जित होते हैं। समझ गए? तो ये क्रूक्स के एक्सपेरिमेंट में बच्चों ये थर्मियोनिक इमिशन से नहीं इलेक्ट्रॉन निकले थे, ये फील्ड, ड्यू टू फील्ड इमिशन। इसको क्या कहते हैं, कोल्ड इमिशन भी कहते हैं। क्यों? विदाउट हीटिंग दी कैथोड। समझ गए ना? फील्ड इमिशन क्या है? व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेरी इंटेंस स्ट्रेंथ इज एस्टेब्लिश्ड। समझ गया ना? अबाउट दी कैथोड। आपको एनोड की तरफ भी होता है, एनोड पॉजिटिवली चार्जेस। देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भी तो पॉजिटिव चार्ज इसको जाने नहीं देगा इधर। समझ गया ना? और ये क्या होता है यहां से, और इनकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी उत्सर्जित होने के बाद ये फील्ड इमिशन के कारण, इसीलिए इसको कोल्ड इमिशन कहते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें गर्म नहीं करना पड़ता है। ड्यू टू हाई वोल्टेज वेरी इंटेंस एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अराउंड दिस कैथोड। एनोड के द्वारा भी बता चुके हैं। दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम दी सरफेस ऑफ कैथोड। उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो गैस मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, टकराते हैं और उनको भी आयनाइज कर देते हैं, उनसे भी इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इनसे निकले, यहां से निकले, किधर जाएंगे, कैथोड से एनोड की तरफ। जानते हो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऑलवेज ट्रेवल इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, ये फ्रॉम एनोड टू कैथोड। समझ गए ना? तो इलेक्ट्रॉन किधर करेंगे, इधर। समझ गए ना? अब ये कहोगे कि जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया इसमें से, तो जो एटम बचा गैस का या मॉलिक्यूल जो भी, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज किधर जाएगा, एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा बच्चों। इसी आधार पर क्या किया था गोल्डस्टीन ने 1886 में एनोड रोज प्रोटॉन या एनोड रेज की क्या की थी, खोज किया था गोल्डस्टीन ने। समझ गए बच्चों? उम्मीद है बच्चों रीजन समझ गए होंगे, इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। प्रेशर जब लो होता है तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस का क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए आसान रास्ता मिल जाता है, पर्याप्त डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, डिस्टेंस कवर करके काइनेटिक एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं, और यहाँ क्या होते हैं, एनोड तक पहुंच जाते हैं, सर्किट पूरा हो जाता है। समझ गए? अगर प्रेशर बढ़ा देंगे तो मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, टकरा करके अपनी काइनेटिक एनर्जी खो देंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे ही नहीं, सर्किट पूरा नहीं होगा तो कैसे होगा।
करंट का फ्लो होगा ही नहीं। दैट इज वाई गैसेज आर बैड कंडक्टर, सॉरी बिहेव एज इंसुलेटर एट हाई प्रेशर एंड एज कंडक्टर एट लो प्रेशर। समझ गया ना? हाई वोल्टेज इसलिए लगाते हैं ताकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाए, और इलेक्ट्रॉन क्या हो, इलेक्ट्रॉन उनकी काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा हो, जिससे क्या हो, कैथोड से एनोड तक पहुंच जाए। कैथोड से इलेक्ट्रॉन, सॉरी नेट से इसलिए नहीं होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को क्या हो गया, उत्सर्जित दोगे तो नहीं जाना देगा, आकर्षित कर लेगा ये। समझ गए बच्चों? उम्मीद है ये विलियम क्रुक्स को याद रखिएगा साहब, ठीक ना? विलियम क्रुक्स, इन 1879 क्या किया था इन्हें? डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, नॉट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंफ्यूज मत होइएगा, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड डिस्चार्ज ट्यूब। समझ गए बच्चों? उम्मीद है बच्चों सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे करीब करीब। अगर कुछ प्रश्न होंगे तो कमेंट कीजिएगा, समझ गए ना? उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा मैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे। समझ गए ना? हाँ बच्चों, इसके बाद क्या क्या था, जे थॉमसन ने कैथोड रेज की प्रॉपर्टी का अध्ययन किया, तब इलेक्ट्रॉन को खोजा था। समझ गए ना? कब? 1886 में, इस एक्सपेरिमेंट के 7 साल बाद। और इसके 8 साल के बाद गोल्डस्टीन ने क्या किया, प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।